हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत मैं अजीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स शो में सुपर 50 के अंतर्गत मैं डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के समक्ष लेकर के आता हूं और आप लोग से यही अपेक्षा करता हूं कि आप मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें और आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपने अध्ययन में बहुत ज़्यादा सहयोग पाएंगे। दोस्तों, अगर आप में से यूपीएससी की तैयारी करने वाले या यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस आप सभी के लिए एक बहुत ही अति उपयोगी यूट्यूब चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप वनडे की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, आप बिहार एसआई के स्टूडेंट्स हैं या क्लर्कियल कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, तो आपके लिए मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको गोल सेट करने में गाइडेंस मिलेगा, आपको किस तरीके से उस गोल को अचीव करना है, इससे संबंधित समस्याओं का समाधान यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन आईएएस के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियोस को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, पहला आज का करंट अफेयर्स अगर देखा जाए तो आज का करंट अफेयर्स है विश्व एमसीक्यूज फॉर्म में है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताते रहा हूँ, एमसीक्यूज फॉर्म में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में है। देखो, आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपको एक 2 सेकंड का समय भी मैं दूंगा। आप थोड़ा अपना ज्ञान परखने के लिए आप कॉपी लेकर के हमारे सामने बैठेंगे और कॉपी में आप ABC करके ऐसे जो है ना अपना ऑप्शन टिक करके अपना दायरा चेक करने का कोशिश करेंगे कि आपको कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है ना। पहला प्रश्न है विश्व धरोहर दिवस। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है 20 जनवरी, दूसरा है 15 मार्च और तीसरा है सी ऑप्शन है 10 मई और डी ऑप्शन है 18 अप्रैल। मैं आप लोग को 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। 2 सेकंड में आप लोग जो है इसको ऑप्ट करें, आंसर ऑप्ट करें। देखो, इसका अगर देखा जाए तो 18 अप्रैल विश्व धरोहर डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसके विषय में मैं आपसे बात करूं तो विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और साथ ही साथ इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 का थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। अब देखो, इसको जो है ना थीम याद करने के लिए मैं आप लोग को इसीलिए कहूँगा यह मोस्ट VVI है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पीएससी से संबंधित एग्जामिनेशन होते हैं अब न्यू पैटर्न में अब थीम पूछा जाने लगा है। वनडे के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 18 अप्रैल ही आपसे जो है ना हेरिटेज डे ही पूछ देगा डायरेक्ट। तो यह अलग अलग मैं आपको यह बात बता दूं कि हमारे चैनल पे यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी और पीएससी के स्टूडेंट्स भी और साथ ही साथ वनडे के स्टूडेंट्स भी हैं। इसीलिए मैं प्रत्येक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियोस का निर्माण करता हूं जिससे सब लोग फायदे सबको पहुंचे और सभी अपने गोल को निश्चित समयावधि के अंतर्गत उसको प्राप्त करें। विश्व धरोहर दिवस मनाने का महत्व इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसका मकसद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। यानी विश्व धरोहर दिवस से संबंधित बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको शेयर कर चुका हूं। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 53 केजी वर्ग में निम्न में से किस स्तर के स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है।
अब देखो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यह कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यह मैं पहले बता भी चुका हूँ। और 53 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था, यह प्रश्न है आपके सामने। और मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत पहला ऑप्शन है विनेश फोगाट, दूसरा है गीता फोगाट, तीसरा है साक्षी मलिक और डी है रितु फोगाट। आप इसमें से चयन करें कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। 5 सेकंड का समय मैं आप लोग को देता हूं प्रत्येक प्रश्न को सोल्व करने के लिए। उसके बाद मैं आंसर आप लोगों के सामने रखूंगा और लास्ट में आप लोग बताएंगे या कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। और आप जो मेरा टारगेट है 100% करेंट अफेयर्स को आपके लिए तैयार करवाना, उसमें कहाँ तक आप लोग जो है ना सही दिशा को अपनाए हुए हैं कि नहीं, इससे मुझे पता चलेगा। और इसका आंसर आप देखोगे तो विनेश फोगाट है, और विनेश फोगाट ने 53 केजी वर्ग में यह स्वर्ण पदक हासिल किया था। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक हासिल किया। विनेश ने फाइनल में चीनी ताइपी की मेंग हसान हसीन के खिलाफ 6-0, आप सोच सकते हो, यानी जो है ना 6-0 से बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरीके से हरा दिया। इस प्रतियोगिता में चीनी ताइपे की स्टार खिलाड़ी पर विनेश की यह दूसरी जीत है। और साथ ही साथ विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है जो हरियाणा से है, और भिवानी जिले, हरियाणा के भिवानी जिले से आती है, ठीक है ना। इस तरीके से इस प्रश्न के अंतर्गत जितने भी आपको मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन हो सकते हैं सभी का सभी मैंने शेयर किया। अगर यह भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि विनेश फोगाट ने किसको हराया, तो आपको याद रहना चाहिए चीनी ताइपाई की मेंग हरसिंह को हराया था। और कितने अंतर से हराया था, 6-0 से हराया था। तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हुए भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इसका व्याख्या मूल रूप से करने का उद्देश्य होता है कि अगर यह प्रश्न किसी भी डायमेंशन से आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसके अच्छे से आंसर कर सकें। अगला प्रश्न आपको है कि राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। लोक दिवस 10 जनवरी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 21 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन 15 मार्च और चौथा ऑप्शन 20 मई। आप इसमें से चयन करें, आप इसमें से चॉइस करें कि कौन सा आपका आंसर हो सकता है। 5 सेकंड आपके सामने समय है, 5 सेकंड में आप अपने आंसर को चयन करें। उसके बाद मैं इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाऊंगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय लोक दिवस यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है उसके विषय में डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बताऊं तो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवक, इसको सिविल सर्विस डे भी कहा जाता है, सिविल सर्विस डे यानी CSD भी कहा जाता है। और ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रत्येक 21 अप्रैल को लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं और साथ ही नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी सिविल सर्विस डे को उन सिविल सर्विसों के लिए यानी लोक सेवकों के प्रति समर्पण अर्पित करता है देश, जो कि अपने कार्य को बड़े ईमानदारी पूर्वक और अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करते हैं। और साथ ही साथ लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। यानी CSD सिविल सर्विस डे उन कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवकों के प्रति एक देश के सम्मान के रूप में मनाया जाता है, जो कि अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ करते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। देखो एस्मा इसको कहा जाता है, ESMA एस्मा। और इसको क्या होता है, इसको कहा जाता है आवश्यक
आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, यह होता क्या है कि जब कोई हड़ताल करता है या बंदी का अनाउंसमेंट करता है, कोई भी यह ग्रुप, कोई भी प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा यह कार्य किया जाता है, तो वहाँ की पर्टिकुलर सरकार एस्मा लागू कर सकती है, जो कि एक आवश्यक तरीके से आपको उपस्थित होना, अपने कार्य को करना जरूरी हो जाता है। तो ए ऑप्शन क्या कहता है, पंजाब ने लागू किया है, बी दिल्ली ने, सी छत्तीसगढ़ ने और डी महाराष्ट्र ने। आप लोग ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ें और 5 सेकंड आपके सामने है, 5 सेकंड में अपना आंसर चूज करें और चूज करने के बाद आप आश्वस्त हो लें, किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद मैं आप लोग को 5 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताऊंगा, प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा। दोस्तों, यह है कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है आपका छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में आपको पता है भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही साथ आप यह देखोगे इनके द्वारा इस्मा लागू किया गया है, यानी यह भी अभी भारतवर्ष में आपको पता है अभी कोविड पीरियड चल रहा है, कोविड-19 का महामारी का दौर चल रहा है। और इस दौर में सभी राज्य सरकार केंद्र सरकार से साथ मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ की सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामले में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम इस्मा लागू किया है। एस्मा लागू तब किया जाता है, देखो भारतीय संविधान बहुत अपने सिटीजन को, अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स भी देती है, लेकिन जब बात आती है आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम का, तो इसमें आपको कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। और इस एस्मा आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत देखो कोई भी व्यक्ति है, डर सबको है, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो या चाहे वो स्टाफ हो, डॉक्टर हो, नर्स हो या अन्य कोई व्यक्ति जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, सभी को कोविड से बचाव करना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको यह भी सुनिश्चित करना है कि अपना सुरक्षा और साथ ही साथ जो मरीज है उनका भी सुरक्षा, इसीलिए उनको काम से छुट्टी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ इस्मा आदेश सभी सरकारी कर्मियों पे और निजी स्वास्थ्य संस्थानों पे के साथ साथ स्वच्छता श्रमिकों के साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है। यही चीज मैं आपको अभी अभी समझाने का प्रयास कर रहा था कि यह आवश्यक सेवा अधिनियम तब लागू किया जाता है कि जब देश के सामने विपरीत परिस्थितियां होती है और सेवा आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो भी सर्विसेज आवश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत आती है उनको यह करना अनिवार्य होता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? यानी नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली, ठीक है ना? तो वह कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है माउंट एवरेस्ट है, बी कह रहा है कंचनजंगा है, सी कह रहा है माउंट अन्नपूर्णा है और डी कह रहा है माउंट मकालू एवरेस्ट है। देखो ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपके सही है। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि चारों ऑप्शंस में एक आपके सही होगा और उसको आपको क्या करना होता है, चयन करना होता है, ठीक है ना? तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसको प्रश्न को देखें, समझें और अपने उत्तर को लॉक करें, अपने उत्तर का चयन करें। उसके बाद 5 सेकंड के बाद मैं आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगा। दोस्तों, यह है माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है ना? यानी प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह की है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह मैं आपको बताऊं, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह कर प्रियंका मोहिते ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर पहुंचने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला है।
मैं आप लोग को फर्स्ट डे से बता रहा हूं कि फर्स्ट अगर कहीं से भी आता है तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। यानी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो आपका जवाब होगा प्रियंका मोहिते। इसी प्रश्न को दूसरे डायमेंशन में पूछा जा सकता है, जो प्रश्न आपके सामने है कि प्रियंका मोहिते द्वारा कौन से नए चोटी का फतह किया गया है? तो आपको माउंट अन्नपूर्णा आंसर होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा करके पूछा जाए, आपके पास अगर डिस्क्रिप्टिव वे में नॉलेज है तो आप उसका आंसर देने की स्थिति में होते हो। ठीक है ना? माउंट अन्नपूर्णा पर्वत समूह उत्तर, यह कहाँ अवस्थित है? उत्तर मध्य नेपाल में अवस्थित है। और साथ ही साथ हिमालय उत्तर मध्य नेपाल हिमालय में अवस्थित है, जिसमें 8,000 मीटर या 26,000 फीट से अधिक की एक चोटी शामिल है, और जो 7,000 मीटर से अधिक 13 चोटियां और 6,000 मीटर से अधिक 16 चोटियां इसमें शामिल है। ठीक है ना? तो यह आपका यह क्या है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसको अगर आप ध्यान पूर्वक स्टडी करते हो, याद रखते हो, तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, जो मार्गदर्शन आईएएस लेकर के आया है, वह यह है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोविड महामारी की स्थिति में देश के जो कर्मयोगी हैं, जो सेवा भावना से ओतप्रोत हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कि कोविड मरीजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं, उनके बीमा से संबंधित जो योजना है, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 1 वर्ष और चौथा है 4 वर्ष। आप लोग को मिलता है 5 सेकंड का समय। आप इसमें से सही उत्तर का चयन करें। यह एमसीक्यूज फॉर्म में है, आपको यहाँ पे 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप अपने आंसर की परिपुष्ट करेंगे और साथ ही साथ 5 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर दूंगा। आंसर इसका यह है 1 वर्ष। ठीक है ना? 1 वर्ष के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो सरकार ने कोरोना वायरस, यानी इसी को मैं आपको कोविड 19 का मैं आपको बताया, कोविड 19 कहो या कोरोना वायरस कहो, महामारी से लड़ रहे हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को राहत प्रदान की है। सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स को बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए क्या किया है? बढ़ा दिया है। यह आपका प्रश्न का जवाब हुआ। और साथ ही साथ सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पहली पंक्ति में खड़े हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना लॉन्च की थी। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड 19 भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक समस्या के रूप में, महामारी के रूप में अपनी पहचान कायम की है। और इसकी जो सेकेंड वेव है, अभी भारत में बहुत तीव्र गति से महसूस किया जा रहा है और इससे बहुत सारे लोग कालकौलित हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। भारत सरकार अपने सभी राज्य सरकारों के मदद से इस महामारी से निपटने संबंधी कार्यों को अंजाम दे रही है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 मार्च, बी ऑप्शन है 25 जुलाई, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल और डी ऑप्शन है 23 अप्रैल। आपको मिलता है यहाँ पे 5 सेकंड का समय और 5 सेकंड में अपने उत्तर को लॉक करें आप। और अंत में जब वीडियो समाप्त होगा तो आप लोग असेसमेंट करेंगे कि आप करंट अफेयर्स शो के साथ लगातार बने हुए हैं, मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब कर चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं और अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। तो आप कितना प्रश्न तक सोल्व कर पा रहे हैं? इसका जवाब यह होगा 23 अप्रैल। यानी इंग्लिश डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है
और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत 23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया था। और इसमें किसका प्रमुख योगदान है? अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं 6 लैंग्वेजेस में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी। यानी लोक सूचना विभाग का यह प्रयास है कि 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जा रहा है। अगला जो करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी की रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन का वित्त पोषण के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है चीन के साथ, सी ऑप्शन है रूस के साथ और डी ऑप्शन है जापान के साथ। 5 सेकेंड आपको समय मिल रहा है, अपने आंसर को लॉक करें और उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा और इससे यह होगी कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो करंट अफेयर्स। जो हमारा टारगेट है 100% आपको प्रश्न सही करने का, उसमें आप कहाँ तक अचीव कर पा रहे हो उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अंतर्गत आप देखोगे तो बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक से $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी और कोविड महामारी से तेजी से निपटने में क्या होगा? तेजी से निपटने में सहयोग मिलेगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यह समझौता किसके बीच में है? वर्ल्ड बैंक के बीच में और किसके? बांग्लादेश के बीच में। ठीक है ना, बांग्लादेश के बीच में और कितने? $250 मिलियन का समझौता है। ठीक है ना, और इसमें जो है ना कोरोना संबंधी और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट संबंधी आपको 2 उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ बांग्लादेश ने एक समझौते को हस्ताक्षरित किया है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए है, जो इंटरनेशनल करंट से संबंधित है, इटली ने अभी हाल ही में देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया हुआ है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा होगी। पहला ऑप्शन यह कहता है भारत में, दूसरा नेपाल में, तीसरा चीन में और चौथा रूस में। आपको 5 सेकंड का यहाँ पे समय मिल रहा है, आप अपने आंसर को लॉक करें। इटली ने किस देश में मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है? इसको भारत में, नेपाल में, चीन में या रूस में? आंसर आपका होगा भारत में। और भारत में किस जगह पे? तो आपका आंसर होगा गुजरात में यह मेगा फूड प्लांट लगाएगा। और किसके द्वारा लगाया जाएगा? यह इटली के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इटली ने अभी हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाएं शामिल होगी और यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क योजना होगा। पहला भारत इंडो इटली के सहयोग से खाद्य पार्क की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरकनेक्शन विकसित करना है और साथ ही साथ यह परियोजना कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। यानी इंडो इटली परियोजना आपको कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, कुशल टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको इन्वेंशन करेगी, शोध करेगी, अनुसंधान करेगी। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बार बार, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह प्रश्न निश्चित रूप से मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में आप रख सकते हैं। यह प्रश्न यह है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी
रसकॉस्मोस ने इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। अगर आप इस प्रश्न में यह भी समझ जाएं कि रॉसकॉस्मोस किस देश की एजेंसी है, रसिया की, तब भी आप आंसर बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, उत्तर बड़े आसानी से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लूनर 25 किस देश की है? चीन की है, रूस की है, जापान की है, भारत की है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्पेस एजेंसी रसिया का है, तो निश्चित रूप से यह परियोजना किस देश का होगा? रूस का होगा। और इसका एक्सटेंडेड जानकारी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्मास ने इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। और साथ ही साथ रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह से नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। इस प्रश्न का उत्तर रूस हुआ। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया। लूनर 25 आपको याद रखने की जरूरत है। यह किस चीज का अध्ययन करेगा? तो चंद्रमा के नीचे बर्फ जमी है उसका अध्ययन करेगा। और साथ ही साथ जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को संसाधन के रूप में यह प्रयोग लिया जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने मार्गदर्शन आईएएस पेश कर रहा है वह यह है कि निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों को 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? वह देश कौन सा है? पाकिस्तान। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन जापान और डी ऑप्शन नेपाल। आप इसमें से कौन सा सही आंसर है? 5 सेकंड आपके पास समय है, आप अपने आंसर को लॉक करें। उसके बाद मैं उत्तर आप लोग को बताऊंगा। वह निश्चित रूप से देखा जाए तो वह देश न्यूजीलैंड है। और इसकी विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, एक प्रश्न यहाँ पे देखो, यह भी एक बीवीआई प्रश्न है। अगर आपसे यह जानने का एग्जामिनेशन में, चूंकि यह करंट अफेयर्स शो है, यहाँ पे एक प्रश्न से 10 प्रश्न बनाने का कला मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से एक प्रश्न आपको 10 प्रश्न के बराबर है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जैसे एक प्रश्न यहाँ पे वनडे के लिए भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो जेसिका अर्डर्न है, यह आपको पता चल गया। नहीं, उसके बाद यह कब से कब रोक लगाई है? 11 अप्रैल से 28 अप्रैल पे। दूसरा प्रश्न यह हो गया, भारत आने वाले यात्रियों की एंट्री को अस्थायी रोक कैसा लगाया गया है? अस्थायी या अस्थायी? तो अस्थायी लगाया गया था। उसके बाद आप देखोगे इसके अतिरिक्त ऑर्डर ने अपने देश के नागरिकों के भारत से वापस आने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना इंडिया से जो यात्री न्यूजीलैंड जा रहे हैं उन पे रोक है, यह दो तरफा है। यानी इधर से भी इधर नहीं आ सकते इंडिया में, ना इंडिया से जा सकते हैं। यह अपने नागरिकों यानी जो न्यूजीलैंड की नागरिकता भी ग्रहण किए हैं उनको भी नहीं जाने की फिलहाल रोक है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका ने यहाँ कहा कि सरकार कोविड-19 के हॉट स्पॉट देशों से आने वाले लोगों पे नजर रखे हुई है, ठीक है ना। इस तरीके से एक प्रश्न, यह आपका सीरीज कैसा सीरीज है? सुपर 50 का सीरीज है। यानी यहाँ पे मैं 50 अति महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से प्रश्नों का व्याख्या सहित आपके सामने मल्टीपल क्वेश्चंस के अंतर्गत मैं लेकर के आता हूँ। और मेरा यकीन माने, अगर आप 25-30 मिनट मेरे साथ व्यतीत करते हैं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके जरूर से जरूर तैयार होंगे, क्योंकि एक प्रश्न के साथ मैं 4-5 प्रश्न एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत भी आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। अगला करंट अफेयर्स यह है कि फुटबॉल को संचालित करने वाली फीफा निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन
को सस्पेंड कर दिया है। जो फीफा है, जो फुटबॉल को संचालित करती है, यह किस देश के फुटबॉल क्लब को यानी फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है? और वह ए ऑप्शन क्या है? हमारा चीन है, बी ऑप्शन रूस है, सी ऑप्शन पाकिस्तान है और डी ऑप्शन बांग्लादेश है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर को लॉक करें और जब मैं आपके साथ उत्तर शेयर करूं तो आप उससे उत्तर से मिलान करें। अगर आपका सही है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है, आप अपने गोल को प्राप्त करोगे, ऐसा निश्चित रूप से पॉसिबल है। इसका उत्तर आपका है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान फुटबॉल क्लब को यह क्या कर दिया गया है कि बर्खास्त कर दिया गया है और सस्पेंड कर दिया गया है। और इससे संबंधित अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। कब किया है? 7 अप्रैल को। तो डेट भी अगर आप याद रखोगे तो एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होते हैं वहां पे आपको यह बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इसका। फीफा ने यह तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा चार्ट फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला लिया है, यानी चार्ट देश और पाकिस्तान दोनों के फुटबॉल क्लब को निलंबित किया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। यानी पाकिस्तान जैसा देश है उसी तरीके से वहां पे जो भी सिस्टम्स है उसमें सेना और नौकरशाहों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण से पाकिस्तान फुटबॉल क्लब को दूसरी दफ़ा बैन किया गया है, यानी सस्पेंड किया है। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप जरूर से जरूर इसको याद रखेंगे। ए ऑप्शन कहता है 4 लाख, बी ऑप्शन कहता है 2 लाख, सी ऑप्शन कहता है 7 लाख और डी ऑप्शन कहता है 8 लाख। आप यह बताएं, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप प्रश्न का उत्तर करें और अपने जब मैं उत्तर दूं तो उससे मिलान करें और सही क्या है गलत क्या है इसको पूरी तरीके से मैं असेसमेंट करता हूं। तो आप निश्चित रूप से हमारे करंट अफेयर्स शो सुपर 50 एमसीक्यूज को ज्वाइन करें। मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग नहीं किए हैं अभी तक वीडियो उनके पास पहुंचते ही जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या राज्य लोक सेवा की तैयारी करते हैं या किसी अन्य वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, मार्गदर्शन आईएएस आप सभी को मार्ग निर्देशित करेगा, गाइडेंस प्रदान करेगा और बड़े आसानी से आप अपने गोल को किस तरीके से अचीव करोगे उसके बहुत सारे रास्ते आपको बताया जाएगा। उत्तर इसका हुआ है 2 लाख, यानी 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है, सीमा को बढ़ा दिया गया है। आरबीआई जैसा कि आप लोग को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का यह सर्व प्रमुख बैंक है और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है और आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। यह मोस्ट वीवीआई है, आप लोग जरूर से जरूर इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से दी है मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंक को बहुत प्रोत्साहन दिया है और साथ ही साथ पेमेंट बैंक काफी समय से यह डिमांड कर रहे थे कि डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाने का मांग इनके द्वारा किया जा रहा था। पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। अब देखो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। पहला प्रश्न यह है कि आरबीआई ने पेमेंट बैंकों का लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख किया हुआ है और दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह है कि इंश्योरेंस लिमिट को
5 लाख तक बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है वह यह है कि भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 की सीमा पार में फैलाए जाने वाले आतंकवाद की तमाम रूपों की निंदा की है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो कोई भी बाइलेटरल बैठक हो, शिखर बैठक हो, मल्टीलेटरल बैठक हो, उसमें प्रमुख मुद्दा आतंकवाद जरूर होता है, क्योंकि आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है और आतंकवादियों ने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास किया हुआ है। बहुत सारे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और इसकी निंदा पूरा विश्व करता है। तो प्रश्न का डिमांड यह है कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ मिलकर के आतंकवादी गतिविधियों के तमाम रूपों की निंदा की है। वह देश, ए ऑप्शन क्या हमारा कह रहा है, नेपाल है, बी पाकिस्तान है, सी बांग्लादेश है, डी मालदीव है। आपको आंसर चूज करने के लिए 5 सेकंड का समय 5 सेकंड में आप अपने आंसर को लॉक करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान एक आतंकवाद प्रायोजित देश है, यानी यह आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश है, तो यह तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप अपने आंसर को चूज करें और आंसर आपका क्या होगा, यह होगा मालदीव। मालदीव ने भारत के साथ मिलकर के यह डिसीजन लिया है कि भारत सभी आतंकवादी गतिविधियों का, सभी आतंकवाद के रूपों का निंदा करता है। मालदीव और भारत आतंकवादी गतिविधियों और क्रियाविधियों का निश्चित रूप से एक साथ मिल करके निंदा करता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत मैं आप लोग को बताऊं तो भारत मालदीव ने 8 अप्रैल को सीमा पार से आतंकवाद समेत दहशतगर्दी के सभी रूपों की पुरजोर निंदा की है और सतत तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत बताई है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं, अगर आपको यह समस्या वैश्विक है तो इसका समाधान भी वैश्विक ही होना चाहिए। आप क्षेत्रीय आधार पे और किसी देश के सहयोग से इसको समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। यानी आतंकवाद को अगर समूल रूप से नष्ट करना है तो पूरे विश्व समुदाय को एक मंच पे आकर के और यूएनओ के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों देश, भारत और मालदीव ने इस बात की आवश्यकता को महसूस किया है कि तत्काल सतत सत्यापन योग्य कार्रवाई करें ताकि उनके नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देशों के आतंकवादियों को द्वारा नहीं किया जाए। यानी यह एक, आप देखोगे कि इंडिया वर्सेस मालदीव में अगर यह समझौता हो रहा है तो दोनों देश एक दूसरे के देश में आतंकवादियों को अपने जमीन का इस्तेमाल का सुविधा प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर के आया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए भारत के विकास दर को कितना प्रतिशत कर दिया है? 10.5% ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 13.5%, सी ऑप्शन 15.5% और डी ऑप्शन 12.5%। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड में आप अपने उत्तर को लॉक करें। मैं 5 सेकंड के बाद आप लोग को इसका उत्तर बताऊंगा। उत्तर आपका है 12.5%। 12.5%। देखो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह बताया जाता है। उसके बाद IMF, आपको जो है ना, IMF को द्वारा भी अनुमान लगाया जाता है। यानी अलग अलग RBI के द्वारा भी अनुमान लगाया जाता है, ADB के द्वारा भी अनुमान लगाया। जितने भी वित्त से संबंधित एजेंसियां हैं वह अनुमान लगाती है। उसी में यह इस प्रश्न में मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान व्यक्त किया है कि 21 और 22 में भारत का GDP का विकास दर
5% रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी में अपने अनुमानों में संशोधन किया हुआ है। यह एक अनुमान है। अगर पर्टिकुलर प्रश्न पूछा जाता है किसी अपकमिंग एग्जामिनेशन में तो आपको यह ध्यान रहना चाहिए। जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 21 और 22 में भारत की इकोनॉमी कितना परसेंट से वृद्धि होगी, 11.5%। अब इसमें 1% की वृद्धि करके और अपने अनुमान को संशोधित किया है, 12.5% की वृद्धि रहेगी। इस तरीके से मार्गदर्शन IAS आप लोग के सामने निश्चित रूप से प्रत्येक दिन वीडियोस लेकर के उपस्थित होता है। डेली करंट अफेयर्स का यह शो है। आप लोग अभी तक अगर मार्गदर्शन IAS भाई अजीत सिंह को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है और वो भी MCQs फॉर्म में या वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर के मैं आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अभ्यास करवाना, आपको याद कराना और शो यानी आप हमारे सामने अगर 25 से 30 मिनट अगर समय व्यतीत करते हैं तो यहाँ पे निश्चित रूप से 100 क्वेश्चंस मैं निश्चित रूप से डिस्कस कर दूं, जिससे आपका करंट अफेयर्स इतना तगड़ा हो जाए कि आप 100% जो टारगेट मार्गदर्शन IAS सेट किया हो उसको आप अचीव कर लें। चाहे आप UPSC की तैयारी करते हो या PSC की तैयारी करते हो या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जैसे आप देखते हो ना SSC की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बैंक की तैयारी हो या SI की तैयारी हो, नहीं इस तरह के जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, जहां भी आपको जरूरत हो मार्गदर्शन IAS भाई अजीत सिंह को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और तैयारी के लिए आश्वस्त हो जाए। हमारे वीडियोस के आप जाओगे मार्गदर्शन IAS में तो वहां पे प्ले लिस्ट में जा करके अपने हिसाब से आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स MCQs फॉर्म में देख सकते हो, हिस्ट्री के वीडियोस आप पर्याप्त संख्या में देख सकते हो, पॉलिटी के वीडियोस देख सकते हो, ऑप्शनल में बहुत सारे ऑप्शनल पेपर, जैसे आप जो है ना अगर BPSC UPSC का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो आपको मिलेगा, बिहार की तैयारी कर रहे हो तो LSW का वीडियो आपको मिलेगा, और UPSC और साथ ही साथ PSC की तैयारी आप कर रहे हो तो हिस्ट्री का वीडियोस भी आपको पर्याप्त संख्या में मिलेगा हमारे चैनल पे। हमारा चैनल अभी नया है, इसीलिए आप लोग की सहयोग की जरूरत है। आप अगर अपने तैयारी को एक मुकाम तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं, तो आप मार्गदर्शन IAS भाई अजीत सिंह चैनल के साथ जुड़े और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको निराशा नहीं मिलेगी। आप अपने गोल को निश्चित रूप से विदिन ए टाइम फ्रेम आप सफलतापूर्वक हासिल करोगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग एक चीज और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, वीडियो देखें आप तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ शेयर, कम से कम एक शेयर तो जरूर से जरूर कर दें, जिससे वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ पाए हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और साथ ही साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियोस को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपका एजुकेटर अजीत सिंह आपसे विदा लेना चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से मार्गदर्शन IAS धन्यवाद करता है, और इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। जय हिंद।